आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए हाजिर है ड्रीम बेस्ट 2.0 जिसे हम लोग कहते हैं। और इसी में हम लोग जो है वो उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से बात कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और इससे पहले वाली क्लास में हमने जो हिंद आर्या की मुख्तसर तारीख थी उसको जो है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो है वो आप लोगों का काफ़ी अच्छा फीडबैक आया और उस फीडबैक में जो हमें लगा कि आपकी जो तैयारी है या कह सकते हैं आपकी जो एग्ज़ाम के लिए परेशानी है वो जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि आपको जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे जो है वो आप इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में या कह सकते हैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं दक्कन में उर्दू ज़बान। उर्दू में दक्कन में उर्दू ज़बान और अदब का आगाज़, ये जो है वो आपका क्या है आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, दक्कन में उर्दू ज़बान और अदब का आगाज़। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी कि नसीरुद्दीन हाशमी ने जो है वो उर्दू की जाए पैदाइश दक्कन में बताई है, और इस बात को जो है वो उन्होंने अपनी किताब दक्कन में उर्दू में कहा है। हालांकि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि उर्दू की पैदाइश जो है वो अलग अलग खित्ते में हुई है, चाहे वो उड़िया हो, चाहे वो शुमाल हो, पंजाब हो, या फिर हम लोग उड़िया कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं ब्रज भाषा, या हम लोग पंजाबी कह सकते हैं। ये अलग अलग लोग माहिरीन ने क्या किया है, अपना अपना नज़रिया पेश किया है। लेकिन इस बात में जो है वो बिल्कुल सभी लोग जो है वो एक मुश्त हैं, या कह सकते हैं एक इत्तिफाक रखते हैं हर चीज़ की तरह से कि उर्दू को जो फ़रोग देने के लिए या उर्दू का जो इर्तिका हुआ है वो दक्कन से हुआ है। इस बारे में जो है वो लोगों के अपने जो है वो अलग अलग मत नहीं है, बल्कि एक ही मत है कि हाँ उर्दू की जो फ़रोग देने का काम है वो कहाँ से हुआ है, वो दक्कन में हुआ है। चाहे हम लोग उर्दू की सबसे कदीम सिंफ जो नस्र में होती है दास्तान, उर्दू की जो पहली दास्तान है वो आपको पता है दक्कन में लिखी गई 1635 में जो है वो लिखी गई। अगर हिजरी पूछा जाए तो 1045 में लिखी गई। हालांकि नस्र से पहले जो वो शायरी आती है उर्दू में, जो पहली मसनवी है कदम राव पदम राव, कदम राव और पदम राव, ये उर्दू की पहली मसनवी है। ये भी जो है वो किसके कहाँ पर लिखी गई, दक्कन में लिखी गई, दक्कन के बहमनी दौर में। इसके अलावा ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, जिनका ताल्लुक बहमनी दौर से है, जिनको ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमन ने जो है वो रोका था गुलबर्गा में, उनकी पहली नज्म है चक्की नामा, वो भी जो है वो दक्कन में लिखी गई। इसके अलावा उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिसको हम लोग 12 प्यारों का आशिक भी कहते हैं, और उन्होंने ही यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही जो है वो सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। उर्दू में 17 किए हैं और एक तेलुगु ज़बान में किया है तो 18 हो जाते हैं, जिसे हम लोग तुर्कमान कहते हैं। तो इस तरीके से दक्कन में जो है वो अलग अलग सिर्फ को जो है वो आगाज़ हो। उर्दू का पहला मरसिया 9 सरहार बहमनी दौर में लिखा गया, अशरफ बयाबानी ने लिखा 1503 में, जिसमें जो है वो 9 अबवाब हैं और 20 जो है वो मंजिल हैं, और उसका एक एक बाब जो है वो 9 लखा है। आपने हार का नाम सुना होगा, 9 लखा हार, तो उसका एक एक बाब जो है वो 9 लखे बाब की तरह कीमती है, जिसमें बहुत सारे जो है वो क्या किए गए हैं, बयान किए गए हैं इमाम हुसैन का, हज़रत हुर का, यजीद का, और भी दिगर जो है वो उसमें बयान किए गए हैं। 20 मंजिलों पर जो है वो 9 सरहार क्या है मुश्तमिल है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जितनी भी चीज़ हुई है ये हमारे कहाँ हुई है, दक्कन में हुई है। और दक्कन में ये चीज़ देने का जो काम किया है, यानी कि इस चीज़ को शुरू करने का जो आगाज शुरू किया गया है वो तबलीग ने किया है, यानी कि जो लोग सूफे इकराम थे, जो धर्म के लिए या मज़हब के लिए, अपने दीन के लिए जो है वो लोगों को मुतासिर करते थे, लोगों को जो है वो अपने मज़हब के बारे में बताते थे, तो उन्हें जो है वो हम लोग सूफे इकराम कहते हैं। यहीं पर एक किताब है मौलवी अब्दुल हक की, कई बार एग्ज़ाम में आई है और आपसे जो है वो पूछी भी जा सकती है। मौलवी अब्दुल हक की किताब है जिसका नाम है उर्दू में सूफे इकराम, उर्दू में सूफे इकराम का नशोनुमा का हिस्सा। ठीक है, ये क्या है उनकी किताब है, या इसका नाम ऐसे भी हो सकता है उर्दू में सूफे इकराम का नशोनुमा का किरदार भी जो है वो हम लोग कह सकते हैं।
और ये किताब जो है वो किसकी है? मौलवी अब्दुल हक की किताब है। उर्दू में ये किताब जो है वो बहुत अहम रहती है और एग्जाम में जो है वो आपसे पूछी जाती है। तो ये किताब है, और किताब भी है जो मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था, उससे भी जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं दक्कन में उर्दू अदब का आगाज, या कह सकते हैं दक्कन में उर्दू कैसे शुरू हुई। ये जो है वो हमारी टॉपिक है आज का। यह हम लोग कह सकते हैं दक्कन में दक्कनी अदब की बात हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसको जो है वो हम लोग दो इदवार में तकसीम कर लेते हैं, क्योंकि दक्कन में जाने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक इसका तारीखी पस मंज़र है और इसका एक जो है वो अदबी पस मंज़र है। तारीख और अदबी चश्मा, अदबी हिस्सा जो है, तारीख यानी कि हमारी हिस्ट्री जिसे हम लोग कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं हमारा साहित्य कह लो, इतिहास कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, इतिहास। और अदबी में हम लोग कहते हैं इसे लिटरेचर, या जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में साहित्य। तो आज जो हमारी क्लास का टॉपिक है मेन, वो है हमारा तारीखी यानी कि इतिहास के पस मंज़र में हम लोग दक्कन में या दक्कनी अदब को जो है वो पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं थोड़ी सी पहले तारीख की यानी कि हिस्ट्री की, कि यहाँ तक जो है वो हम लोग कैसे पहुँचे। तारीख यानी कि हिस्ट्री, तो आपको मालूम होगा, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, कि हिंदुस्तान में जो सबसे पहला मुसलमान आया वो आया 712 में, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। आप लोग लिख लीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया। कहाँ से आया? अरब के रास्ते ये आया, और इसने जो है वो कब्जा किया कहाँ पर? सिंध के रास्ते आते हुए गुजरात में। ये बात मैंने आपको जो है पहले वाली क्लास में बता दी थी कि मोहम्मद बिन कासिम को अरब के खलीफा अल हज्जाज ने जो है वो हिंदुस्तान में भेजा था गुजरात के राजा दाहिर से अपना सामान वापस लेने के लिए। इसके बहुत अरसे बाद जो है वो 1191 या कह सकते हैं 1192 के आसपास मोहम्मद बिन गौरी आया। हालांकि उससे पहले महमूद गजनवी भी आया, लेकिन तारीख में जो है वो हमें मोहम्मद गौरी को जो है वो पढ़ना है, क्योंकि इसी को जो है वो दिल्ली में या कह सकते हैं हिंदुस्तान में जो है वो मुसलमानों की क्या की, इसने बुनियाद डाली। और इसी के बाद मोहम्मद गौरी के बाद इसका जो एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आपके जीएस वाले पोर्शन में भी आ सकता है। और इसने जो है वो एक वंश की स्थापना की, या एक दौर इसने बनाया जिसे हम लोग कहते हैं गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी हम लोग कह सकते हैं, या स्लेवरी डायनेस्टी भी कहते हैं। तो इसी ने जो है वो गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 के आसपास इन्होंने जो है वो इसकी स्थापना करी। और गुलाम वंश के बाद एक शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा, जी के टसन। ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से भी जीएस में आपसे पोर्शन में सवाल आ सकता है और उर्दू अदब में भी आ सकता है। जी से आपका गुलाम वंश हो जाएगा, के से आपका खिलजी वंश हो जाएगा, टी से आपका तुगलक वंश हो जाएगा, और एस से आपका सैयद हो जाएगा, और इसके बाद आपका आ जाएगा लोधी। ये जो है वो 5 दौर हुए हैं या 5 वंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत में। अगर हम लोग उर्दू की बात करें तो हमें पढ़ना है कहाँ से? खिलजी से। आपने खिलजी का नाम सुना होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारी बात शुरू होती है कहाँ से? 1290 में, जब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने तख्त पर बैठता है अपने चाचा को कत्ल करने के बाद। आपने फिल्म देखी होगी, एक फिल्म आई थी पद्मावत, और उसमें जो है वो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण और इसके अलावा जो है वो शाहिद कपूर ने क्या किया था, उसमें रोल प्ले किया था। जो रानी थी वो पद्मावत थी, और पद्मावत जो है वो एक किताब भी है, मलिक मोहम्मद जायसी की किताब है, एग्जाम में आ सकती है, याद कर लीजिएगा। और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी का रोल जो निभाया था वो निभाया था रणवीर सिंह ने, और जो राजा रतन सिंह थे उनका रोल जो निभाया था वो शाहिद कपूर ने। और अलाउद्दीन खिलजी और जो राजा रतन सिंह थे उनके दरमियान एक युद्ध हुआ था 313 में, लिख लीजिएगा, चित्तौड़गढ़ का। हालांकि ये उर्दू से रिलेटेड नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। 313 में अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के दरमियान जंग हुई थी, जिसमें जो है वो आपको पता है, सारी हिस्ट्री आपने पढ़ी है कि उसमें जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जीतता है और रतन सिंह जो है वो मर जाते हैं। तो इसी का एक सेनापति था
अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर। क्या नाम था, मलिक काफूर, जिसको हम लोग 1000 दिनारी के भी नाम से जानते हैं। और इसी को ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में दक्कन में भेजा। कहाँ पर, दक्कन में। और यहीं से जो है वो शुरुआत होती है उर्दू अदब की तारीखी पस मंजर के हवाले से। जब मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन में भेजा तो दक्कन में एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं देवगिरी। क्या है, देवगिरी, जिसे हम लोग आज के ज़माने में दौलताबाद भी कहते हैं। उस ज़माने में ही महाराष्ट्र के आसपास का जो इलाका था वहाँ पर थी देवगिरी। तो वहीं पर 1297 में मलिक काफूर को भेजता है देवगिरी में, और उसको जो है वो अपने हिस्से में ले लेता है, यानी कि उस पर जो है वो कब्जा जमा लेता है अलाउद्दीन खिलजी। और दक्कन में फतह हासिल करने वाला पहला जो बादशाह बना या सुल्तान बना वो भी कौन बना, अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी नहीं गया था, लेकिन उसने जो है वो अपना सेनापति मलिक काफूर भेजा था, जिसका नाम था 1000 दिनारी। तो वहां पर जीत जाता है। तो वहां का जो राजा होता है देवगिरी का, उससे जो है वो संधि कर लेता है मलिक काफूर, और संधि करके उसे जो है वो अपने अधीन कर लेता है। और अधीन करने के बाद उस पर जो है वो टैक्स लगाकर और वापस आ जाता है। और टैक्स के तौर पे, यह कह सकते हैं संधि के तौर पे, देवगिरी का राजा मलिक काफूर को क्या देता है, कोहिनूर देता है। कोहिनूर हीरा जो है वो मलिक काफूर को पहले देता है। और देवगिरी के राजा को कहाँ से मिला था, गोलकुंडा की खान से मिला था, जो कहाँ पर है, नीचे दक्कन की तरफ है। तो यहाँ से लेकर जो है वो चला जाता है, और सिर्फ इतना ही काम जो है वो होता है। लेकिन पहले बार मुसलमान दक्कन में पहुँचते हैं 1297 में। इसी के 30 साल बाद, इसमें प्लस 30 कर दीजिएगा, यानी कि तकरीबन 1327 के आसपास, 1327 में जो है वो दिल्ली सल्तनत में तुगलक का दौर आ जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, आपने नाम सुना होगा, जिसको हम लोग इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, और इसे मूर्ख राजा या पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं। इसने 5 या 6 चीज़ें ऐसे की जिससे इसको जो है वो पागल राजा कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। जिसमें हमारे लिए उर्दू अदब में सबसे पहले यही है कि इसने जो है वो अपनी राजधानी यानी कि अपने दारुल हुकूमत दिल्ली से कहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया, देवगिरी। कई बार आया एग्जाम में, कब किया था, तो 1327 के आसपास इसने जो है वो किया था। और क्यों किया था, क्योंकि दिल्ली में कौन आने वाले थे, मंगोल आने वाले थे। तो मंगोलों की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी या सल्तनत दिल्ली से कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी, देवगिरी। यानी कि पूरा असला और पूरा साजो सामान के साथ उसने दिल्ली को क्या कर दिया, खैराबाद कह दिया, और दिल्ली जो है वो वीरान हो गई। वहीं पर कुछ साल रहने के बाद इसे एहसास हुआ कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा तरक्की नहीं होगी, तो ये जो है वो चला गया, वापस से चला गया। इसके बाद दोबारा 1333 ईस्वी के आसपास ये दोबारा दिल्ली आया, और दिल्ली आकर जो है वो दिल्ली आया, और दिल्ली से इसने फिर वापस देवगिरी की तरफ को रुख किया। यानी कि 2 बार इसने जो है वो अपनी ट्रांसफ़र की। हालांकि ऑफिशियल पहली बार आती है, दूसरी वाले में बहुत सारे लोग नहीं गए, तो दिल्ली में ही रहे, लेकिन कुछ लोग जो है वो इसके साथ गए, जिसमें इसका सेनापति 1333 में नाम था उसका हसन गंगू। क्या नाम था, हसन गंगू। पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन शाह बहमन गंगू, ये पूरा उसका नाम था। तो 1333 में उसका सेनापति था हसन गंगू, और इसी ने ही सबसे पहले जो है वो बगावत करी अपने बादशाह के खिलाफ, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और बगावत करने के बाद उसने जो है वो एक नई सल्तनत की बुनियाद डाली 1347 ईस्वी में, और उस सल्तनत का नाम रखा बहमनी दौर। और इस तरीके से बहमनी दौर का आगाज हुआ 1347 ईस्वी में, जिसका संस्थापक या जिसका बानी बनाया गया या बना अलाउद्दीन हसन शाह बहमन, ठीक है, जिसे हम लोग हसन गंगू के नाम से भी जो है वो इतिहास में क्या करते हैं, जानते हैं, हसन गंगू। इस नाम से जो है वो इसने क्या डाली, बुनियाद डाली। 1347 से लेके कब तक रही, 1526 तक, ठीक है। ये पूरा दौर रहा बहमनी दौर का, 1347 से लेके 1526 तक। तकरीबन जो है वो हमें 200 साल के आसपास का वक्त लगता है।
और इस 200 साल में कितने बादशाह गुजरे हैं? 18 बादशाह गुजरे हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि बहमनी दौर में जो है वो कितने बादशाहों का दौर गुजरा है, तो 18 बादशाहों का दौर जो है वो गुजरा है। हालांकि बाज लोग 18 को भी नहीं मानते, बाज लोग जो है वो 14 को मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर राय किसकी है? 18 की है, तो इसलिए हम लोग जो है वो 18 को जो है वो ऑफिशियली मानते हैं। अब 18 में से आपको सारे याद नहीं रखने, 2-4 आपको याद रखने हैं, जिसमें पहला आपको मैंने बता दिया है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह गंगू। इसके बाद दूसरा जो आता है, हालांकि दूसरा बहुत नीचे आता है, जिसका नाम आता है ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमन। ठीक है। इसके अलावा अहमद शाह वली बहमन। ठीक। और इसके बाद कलीमुल्लाह शाह बहमन। ये आपको जो है वो 3-4 याद रखने हैं। एक आपको मैंने शुरू में बताया जो आपको याद रखना है, बानी अलाउद्दीन हसन शाह। दूसरा है ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमन। और इसी के दौर में जो है वो सबसे पहली नज़म लिखी गई, जिसको हम लोग चक्की नामा कहते हैं, ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज ने जो है लिखी है। और ताजुद्दीन फिरोज शाह के कहने पर ही जो है वो ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज जो है वो गुलबर्गा आए और वहीं पर जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज की जो पैदाइश है वो दिल्ली में हुई थी। जब दिल्ली को चीज़ों से उनको प्यार हुआ और वो अलग अलग हिस्सों में गए मुल्क के, तो उसी तरीके से वो तैयारी करते हुए या घूमते हुए या अपने इल्म में इजाफा करते हुए वो हिंदुस्तान के अलग अलग मुल्कों में घूमे, अलग अलग हिस्सों में घूमे। तो वहीं पर ये गुलबर्गा गए और वहीं पर बहमनी दौर के बादशाह ताजुद्दीन फिरोज शाह ने जो है वो उनको वहीं पर रोक लिया और वहीं पर उनकी जो है वो आखिरी सांस हुई गोलकुंडा में। इसके बाद अहमद शाह वली, जिन्हें हम लोग उर्दू का एक बहुत अहम बादशाह भी मानते हैं, और इन्होंने जो है वो इन्हीं के दौर में फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी ने जो है वो कौन सी मसनवी लिखी? कदम राव पदम राव। अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अहमद शाह का असल नाम क्या था, तो अहमद शाह का असल नाम था निज़ाम शाह। और इसीलिए फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी ने जो निज़ामी तखल्लुस रखा वो इन्हीं के नाम पर रखा, निज़ाम और निज़ामी। ये भी सवाल आ सकता है कि किसके नाम पर रखा, तो अहमद शाह वली जो बादशाह थे उन्हीं के नाम पर जो है वो फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी ने जो है वो क्या रखा? अपना नाम निज़ामी रखा। और बैदरी क्यों लगाया? क्योंकि उनकी पैदाइश बीदर में हुई थी और इन्हीं के ज़माने में, अहमद शाह वली के ज़माने में ही पहली मसनवी लिखी गई, कदम राव और पदम राव। ठीक है, इसी के दौर में लिखी गई। इसके अलावा कलीमुल्लाह शाह जो है वो आखिरी बादशाह थे जो 1526 में क्या हो गए? ख़त्म हो गए, या इनका जो दौर था वो ख़त्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहीं पर जो है वो एक नई दौर की शुरुआत हुई जिसे हम लोग कहते हैं मुगलिया सल्तनत। और मुगलिया सल्तनत का जो बानी था वो था ज़हीरुद्दीन बाबर, और उसी ने जो है वो 1526 में आके एक नई बुनियाद डाली मुगलिया सल्तनत की। और यहीं पर लिख लीजिएगा, जब उसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डाली तो उसने एक जंग लड़ी 1526 में, जिसे हम लोग कहते हैं पानीपत की पहली जंग। पानीपत में 3 जंगें हुई हैं, लेकिन आप पहली याद रख सकते हैं। लेकिन अगर जीएस में आपसे पूछा जाए तो तीनों आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा। ये 3 जंग जो है पानीपत में हुई है। पहली हुई है 1556 में, दूसरी हुई है पहली हुई है 1526 में, दूसरी 1556 में, और तीसरी बार जो हुई है 1761 में। पहली हुई है बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान, इब्राहिम लोदी को कत्ल किया गया और बाबर जो है वो जीता गया। दूसरी जो हुई है 1556 में अकबर में और हेमू में, जिसमें अकबर की तरफ से उसका संरक्षण बैरम खां जीता था। और उसके बाद तीसरी जो हुई है वो हुई है अहमद शाह अब्दाली और मराठा में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता और मराठे जो है वो क्या हो गए? हार गए। तो ये याद रखने के लिए मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डली और फिर मुगलिया सल्तनत ने जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों पर क्या किया? अपना जो है वो कब्जा किया। कब्जा करने के बाद जो है वो पूरी तारीख आपको पता है फिर कैसे कैसे
हुमायूं आया, अकबर आया, फिर शाहजहां, फिर जहांगीर, औरंगजेब, आगे चलती रही। ये शुमाल में होता रहा, लेकिन दक्कन में जो है वो किसका कब्जा रहा? दक्कन में रहा बहमनी का। और बहमनी दौर जो मैंने आपको बताया 1347 से लेके 1556 तक रही, ठीक है। लेकिन बहमनी दौर उर्दू के लिहाज से जो है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि मसनवी, मरसिया और नज्म जो है वो बहमनी दौर में ही लिखी गई, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। लेकिन हम लोग अभी अदब के लिहाज से नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो है वो तारीखी पश मंज़र कर रहे हैं। तो इसी सल्तनत को, बहमनी सल्तनत को, जब इसके अयोग्य शासक हुए, या हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है वो राजा बनने की कुव्वत नहीं नजर आ रही थी, तो इसी बहमनी सल्तनत को जो है वो 5 अलग अलग हिस्सों में क्या किया गया? तकसीम किया गया। ये हम लोग कह सकते हैं कि बहमनी सल्तनत अलग अलग हिस्सों में क्या हो गई? टूट कर बिखर गई। जिसमें जो पहले बन के आया वो आया आदिल शाही, जिसे हम लोग बीजापुर सल्तनत भी कहते हैं। इसके बाद कुतुब शाही, जिसे हम लोग गोलकुंडा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो है वो इमाद शाही, और इसके बाद जो है वो निज़ाम शाही, और इसके बाद जो है वो एक और आता है हमारा बरीद, ठीक है, या बरार भी हम लोग इसे जो है वो कह सकते हैं। ये 5 सल्तनत जो है वो बहमनी सल्तनत के बाद टूट के बिखरी। हालांकि इसकी शुरुआत 1510 के आसपास ही जो है वो हो चुकी थी, जिसमें आदिल शाही की सल्तनत की जो बुनियाद डाली वो डाली यूसुफ आदिल शाह ने। इसके बाद कुतुब शाही सल्तनत की या कुतुब शाही दौर की जो बुनियाद डाली वो डाली सुल्तान कुली कुतुब शाह ने। तो इस तरीके से जो है ये आदिल शाही और कुतुब शाही जो है वो उर्दू अदब का जो बाकायदा तौर पर आगाज होता है वो आदिल शाही और कुतुब शाही दौर में ही होता है। इमाद शाही और निज़ाम शाही और बरीद या बरार जिसे हम लोग कह सकते हैं, इनका उर्दू अदब में जो है वो बहुत कम योगदान है। लेकिन उर्दू में जो हम लोग पढ़ते हैं वो यहीं से पढ़ते हैं, आदिल शाही और कुतुब शाही। और यही क्या है आपके सिलेबस के एतबार से इम्पोर्टेंट है, कुतुब शाही और आदिल शाही। कुतुब शाही में 9 बादशाहों का दौर गुजरा है, बाज लोग 8 मानते हैं, और कुतुब शाही में जो है वो 8 बादशाहों का दौर जो है वो गुजरा है। इसके अलावा इसमें अलग अलग बहुत सारे शायर हैं, जैसे मुल्ला असदुल्ला वली, खुद सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नुसरती इब्राहिम आदिल शाह सानी अव्वल। इसके अलावा जो है वो गवासी, अली नामा के मुसन्निफ, नुसरती, बहुत सारे हैं जो कुतुब शाही ख़ानदान में आते हैं, और आदिल शाही ख़ानदान में शायर भी आते हैं। और इसके अलावा बादशाह ने भी जो है वो उर्दू ज़बान को जो है फ़रोग़ दिया। ये टॉपिक जो है वो यहीं से जो है वो अपने आप को जो है वो इख्तिताम होता है। इसके बाद हमारी जो तारीख़ी क्लास है जो हमारी शुरू होगी कुतुब शाही और कुतुब शाही के बाद आदिल शाही, यानी कि ये अभी दक्कनी अदब का एक सेकंड पार्ट है जो तारीख़ी पश मंज़र के हवाले से है। इस बात को हम लोग जो है वो अगली क्लास में करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। ज़रूर हमें जो है वो कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है वो हमारे लेक्चर कैसे लगा, और अगर कुछ सवाल हो, कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045 220432। इस नंबर पर भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं, और क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर भी जो है वो जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।